नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आप सभी का स्वागत राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यवहारवाद की विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने व्यवहारवाद की अर्थ और व्यवहारवाद की जो विकास यात्रा है, कैसे व्यवहारवाद का विकास हुआ, उसके बारे में 2 वीडियो पूर्व में अपलोड कर चुका हूं। आप उन्हें महाविद्यालय के YouTube चैनल पर जाकर उनको देख भी सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं। इन विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले जो व्यवहारवाद का अर्थ और जो उसका विकास क्रम है, उसके मैं एक बार दोहराना चाहूंगा ताकि उसका रिवीजन हो सके। एक्चुअली हम राजनीति विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांट देते हैं। राजनीति विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं। एक है परंपरागत राजनीति विज्ञान, एक है आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान प्रारंभ से चलता रहा, जब से राजनीति के बारे में नए नियम बनने लगे, राजनीति विज्ञान का उदय हुआ, तब से जो सिद्धांत इसके अंतर्गत आए वो सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग पहले का जो दौर है, 1950 से पहले का जो समय है मोटा मोटा सा, उसमें जो सिद्धांत आए, उसमें जो पुस्तकें आई, उनको हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत डालते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले भी कई विचारकों के जो सिद्धांत हैं, कई विचारकों ने अपने जो किताबें पुस्तकें लिखी, उनमें कहीं न कहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान के कुछ लक्षण नजर भी आते हैं। लेकिन मुख्यतः जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है वो लगभग 1950 के बाद का जो दौर है, उसमें प्रमुखतया जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो हमारे सामने आता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मैं बात करूं, उदाहरण के लिए प्लेटो से आपने जानते हैं, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में। उसके बाद जितने भी मुख्यतः जो थिंकर्स हुए, उनके हम जो जिनके जो विचार हैं उनका जो विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक सामान्य कुछ बातें हमारे लिए नजर आती हैं। पहली बात तो उनके जब विचारों को जब देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन विचारों में आदर्शवाद नजर आता है। क्या चाहिए से उनका ज्यादा तात्पर्य है, वो जुड़ाव रखते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या है, उनसे उनका ज्यादा जुड़ाव नहीं है। उनके विचारों में बहुत ज्यादा अनुभववाद नजर नहीं आता। कल्पनावाद, आदर्शवाद, परंपरागत तकनीकें उनके विचारों में नजर आती हैं। मूल्यात्मक दर्शन है उनका। अपने विचार, अपनी सोच को कहीं न कहीं वो उन सिद्धांतों में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 1930 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये जो कालक्रम हुआ, ये जो घटनाएं घटी, और इन घटनाओं का जब सॉल्यूशन, समाधान निकालने की कोशिश की गई, प्रयास किए गए, और उन पुराने विचारों को परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचार दिए गए, उनके अंदर इनका समाधान पाने की कोशिश की गई, तो बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो कल्पनात्मक है, वो आदर्शात्मक है, वो मूल्यात्मक है। इसलिए कुछ विचारकों ने सोचा कि अब परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर अब एक नया राजनीति विज्ञान आना चाहिए, एक नए रूप में राजनीतिक सिद्धांत बनने चाहिए, और इस रूप में ऐसे राजनीतिक सिद्धांत बनने चाहिए जिनको हम वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर सकें, जो सार्वभौमिक हों, जिन्हें सत्यापित किया जा सके। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जैसे जिस प्रकार सिद्धांत बनते हैं, उस प्रकार हमारे राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत बनने चाहिए। अर्थात राजनीति विज्ञान को भी वास्तव में विज्ञान बनाना चाहिए। ऐसे सिद्धांत बनने चाहिए जो तथ्य पर आधारित हैं, जो अनुभववाद पर आधारित हैं, जिनको हम देख सकें, जिनको हम सत्यापित कर सकें, जो कल्पनात्मक न हो, जो वर्तमान में जो चल रहा है उससे संबंधित हो, क्या है उससे संबंधित हो, कैसा होना चाहिए उससे ज्यादा उनको मतलब नहीं है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग एक आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक नई रूप में एक अच्छे तरीके से शुरुआत हुई, और इसी का एक नाम है व्यवहारवाद। इस सिद्धांत के जो प्रणेता हैं मैं बता चुका हूं, डेविड ईस्टन हैं। डेविड ईस्टन से पहले कई विचारकों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान
की दिशा में प्रयास किए। जैसे कई सारे नाम हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं। ग्राहम वालास, इनकी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक है। चार्ल्स मेरियम, जिन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। वास्तव में जो व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन है, लेकिन कहेंगे चूंकि एक बौद्धिक जो नींव है वो कहेंगे चार्ल्स मेरियम ने भी रखी थी, इसलिए इनको भी व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहते हैं, जबकि वास्तव में जो प्रणेता हैं वो डेविड ईस्टन है। चार्ल्स मेरियम ने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी 1925 में, द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा था राजनीति सत्ता और सत्ता के लिए संघर्ष है। कहेंगे राजनीति को यथार्थवाद से जोड़ने की कोशिश। उसके बाद लास्वेल आई, गोस्वेल, ये काफी विद्वान हैं जो कहेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। और फिर बाद में एक मुख्य नाम आया डेविड ईस्टन, जिन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी कही, राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन है। अर्थात हम जानते हैं एक समाज में जो संसाधन है, जो संपदा है, उसको सही तरीके से बांटना राजनीति है। हम जानते हैं लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसकी तुलना में जो संसाधन है, जो संपदा है, वो कम है। तो उस कम संपदा को सही रूप से बांटना, सही रूप से लोगों के मध्य वितरित करना, लोगों में देना, यही राजनीति है। तभी ईस्टन ने कहा है राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत भी दिया, मैं बता चुका हूं आपको। और व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं भी बताई हैं इन्होंने। लेकिन व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले जो व्यवहारवाद क्या कहता है, उसकी जो मुख्यतः जो विशेषताएं क्या हैं, उन पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर डेविड ईस्टन ने जो क्या क्या विशेषताएं अलग से बताई हैं, क्या 8 विशेषताएं बताई हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले सामान्यतः जो व्यवहारवाद की विशेषता है वो ये है, व्यवहारवाद कहता है कि हमें अध्ययन की छोटी छोटी इकाइयों, अध्ययन की छोटी छोटी इकाइयों पर बल, छोटी छोटी इकाइयों पर बल। वे तत्व जो राजनीति को वास्तव में प्रभावित करते हैं। कई बार हम देखते हैं, कोई भी सिद्धांत देखते हैं, या फिर उदाहरण के लिए कोई चुनाव है, तो चुनाव वो कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन से तत्व हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो हमें छोटी छोटी इकाइयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यवहारवाद में बता चुका हूं, वो सिद्धांत है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, उस मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है जिसका हम परीक्षण कर सकें, मापन कर सकें, जिसको हम देख सकें और तथ्य परक अध्ययन करना चाहता है, और इसके आधार पर ऐसे सिद्धांत बनाना चाहता है जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाया जा सके। तो इस प्रकार व्यवहारवाद का क्या उद्देश्य है, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। अध्ययन की छोटी छोटी इकाइयां हैं, तो छोटे छोटे तत्व हैं, उन पर हम अच्छे से अध्ययन करना इस व्यवहारवाद का मुख्यतः उद्देश्य है। औपचारिक व अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। जैसे जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं, वो राजनीति विज्ञान के ऊपर से अध्ययन करते थे, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केवल राजनीति विज्ञान के ऊपरी तत्वों का। लेकिन व्यवहारवाद के समर्थक कहते हैं कि हमें औपचारिक तत्वों के साथ साथ जो अनौपचारिक तत्व हैं, जो कई तत्व जो सामान्यतः नजर नहीं आते, राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित भी करते हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, एनजीओज, कई छोटे छोटे निर्धारक तत्व है ना, जिनकी उपेक्षा परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक किया करते थे। आधुनिक राजनीति के समर्थक कहते हैं, व्यवहारवाद के समर्थक कहते हैं कि हमें औपचारिक के साथ साथ जो अनौपचारिक तत्व हैं, जो राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे दबाव समूह है, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के समूह हैं जो कहीं न कहीं देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लेकिन परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो हम केवल सरकारी पक्षों का, केवल औपचारिक पक्षों का अध्ययन करते थे।
आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक बोलते नहीं, किसी देश में जो निर्णय लेने वाली जो व्यवस्था है, जो सरकार निर्णय ले रही है, वो किन किन पक्षों से प्रभावित होकर, वो कौन कौन से तत्व हैं जो उस निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए। ये एक उदाहरण है। तो इस प्रकार व्यवहारवाद के समर्थक औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करने पर बल देते हैं। पूरी तरीके से हमें किसका अध्ययन करना है? तथ्यपरक। हमें अध्ययन कल्पनात्मक नहीं करना है, ऐसा व्यवहारवाद के समर्थक बोलते हैं। जो अध्ययन है वो तथ्यपरक होना चाहिए, अनुभववाद पर आधारित होना चाहिए। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी, उनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हो उसके आधार पर हमारा जो अध्ययन वो होना चाहिए। और अध्ययन कैसा हो? विज्ञानवाद। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांत मिलते हैं, जिस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम सिद्धांत मिलते हैं, जिस प्रकार गणित में सिद्धांत होते हैं 2 + 2 4, उसी प्रकार राजनीति में भी सिद्धांत बनने चाहिए जिनको सत्यापित किया जा सके, जो सार्वभौमिक हों। और ऐसे सिद्धांत के निर्माण पर कौन जोर देता है? व्यवहारवाद। शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो कल्पनात्मक है, उनका अनुभववाद से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वो उनके क्या होना चाहिए से उनको ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन आज जो व्यवहारवाद के समर्थक है वो कहते हैं कि पहले रिसर्च होनी चाहिए, जो सिद्धांत बनाया जाए वो अनुभववाद में के आधार पर उसका निर्माण हो। जो हम अनुभववाद के आधार पर, आधुनिक तकनीकों के आधार पर हम आंकड़े लें, आंकड़ों के आधार पर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो तथ्यपरक है, उनके आधार पर हम हमारा शोध करें, वास्तविक आंकड़े दें, वास्तविक तथ्यपरक हमारा सिद्धांत बने। और जो वास्तविक आंकड़े हों, वास्तविक जो रिसर्च है, उसी के आधार पर हमारे सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है अंतः अनुशासनात्मक। अंतः अनुशासनात्मक, ये काफी हद तक जो विशेषताएं हैं वो डेविड ईस्टन ने, मैं आपको बताऊंगा अभी, जो 8 सिद्धांत दिए हैं व्यवहारवाद के, मिलती जुलती हैं, लेकिन सामान्यतः विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। अंतः अनुशासनात्मक ये कहता है, व्यवहारवाद के समर्थक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर के, हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, लेकिन मनुष्य के व्यवहार में केवल राजनीतिक पक्ष नहीं होता, उसका आर्थिक पक्ष भी होता है, उसका सामाजिक पक्ष भी होता है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है, कई सारे पक्ष है मनुष्य के। तो जब मनुष्य के व्यवहार के जब कई सारे पक्ष हैं, है ना, और ये समाज विज्ञान के कोई विषय हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब समाज विज्ञान के सब्जेक्ट है। तो जब मनुष्य के व्यवहार के ही विविध पक्ष हैं, केवल राजनीति उसका पक्ष नहीं है, कई सारे विविध पक्ष हैं, उसी प्रकार जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, इनका भी अध्ययन हमें अलग अलग न करके सबके मिलजुल कर इनका अध्ययन होना चाहिए, सम्मिलित रूप से, समेकित रूप से इनका अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं बांट सकते हम। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य के व्यवहार पर आर्थिक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता हो। कहीं राजनीति में अर्थ की भी भूमिका होती है, तो हम राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को बिना समेकित किए हुए हम इनका अध्ययन अलग रूप से नहीं कर सकते, कहीं जुड़ाव है इनमें। इस प्रकार समाजशास्त्र, मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य परिवार में रहता है, बिना समाज और परिवार से प्रभावित हुए बगैर वो नहीं रह सकता। तो कहीं न कहीं मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां भी समाज से प्रभावित होती हैं। मनोविज्ञान, उसका चिंतन, उसका दर्शन, उसका अर्थशास्त्र कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज विज्ञान के जो सभी विषय हैं उनका भी समन्वित रूप से इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसका अर्थ है समाज विज्ञान के जितने विषय हैं उनका अध्ययन अलग अलग न होकर एक समेकित रूप से, समन्वित रूप से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग। व्यवहारवाद के समर्थक कहते हैं कि हमें उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकें, आंख से देख सकें,
हम उनको वास्तव में सुन सकें, उन्हीं आंकड़ों का हमारे लिए प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक आंकड़े जिनका हम साक्षात अनुभव कर सकें, उनके माध्यम से जो हमें आंकड़े प्राप्त हों, उनका ही हमें अपने सिद्धांत निर्माण में उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये व्यवहारवाद की सामान्यतः विशेषताएं हैं। और जब डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं बताई हैं तो वो सामान्यतः इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे।